तो मेरे बच्चे, आप लोगों का एमडी कैट का एग्ज़ाम हो चुका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो एमडी कैट का एग्ज़ाम है वो आपके गुमान से बढ़कर अच्छा हुआ होगा। तो बच्चे, अभी मैं वीडियो के अंदर केपीके बोर्ड का या केपीके प्रोविंस के अंदर जो एमडी कैट के क्वेश्चंस अपेयर हुए फिजिक्स के सेक्शन में उनको सॉल्व करने जाऊंगा। अभी तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मेरे बच्चे, अगर इसमें कोई कमी कोताही रह जाए तो उसके लिए मैं आपसे एक पेश की माजरत चाहता हूँ। आप मुझे ज़रूर बता भी दीजिएगा ताकि मैं अपनी गलती अपने पास नोट डाउन कर लूँ। ठीक है बच्चे, पेपर को अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल एवरेज या बिलो एवरेज पेपर था। जैसे सिंध का सॉल्यूशन कराते वक्त मैंने बच्चों को कहा कि एवरेज या अबव एवरेज पेपर था, इसी तरह केपीके के अंदर भी एवरेज कहेंगे। खैर, बिलो एवरेज कहना तो थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी क्योंकि यूएचएस का पेपर जो है वो और ज़्यादा आसान है केपीके के मुकाबले में भी। सबसे आसान पेपर यूएचएस का रहा, उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रहा, उसके बाद केपीके का रहा और उसके बाद सिंध का रहा। ये मेरी एनालिसिस है जो कि गलत हो सकती है, ऑब्वियस ही बात है। तो मेरे लिहाज से अगर देखा जाए तो फिजिक्स के सेक्शन की अगर हम बात करें तो सिंध सबसे आगे है फिजिक्स के सेक्शन के अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। 36 में से 23 वर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा मेरे बच्चे, बलूचिस्तान का पेपर अब तक मेरे साथ शेयर नहीं हुआ, तो आप में से कोई बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके पास पेपर अवेलेबल है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82। ये मेरा बेटा, हम लोग ज़ाहिर है फिजिक्स सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 82 से हमारा फिजिक्स सेक्शन स्टार्ट हो रहा था। कहता है अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ। लेंज़ अपने लॉ में क्या कहता है कि जनाब, आपके पास जो इंड्यूस करंट है वो उस डायरेक्शन में आएगा कि वो जो चेंज होने वाला ईएमएफ है, जो चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, उसको ओपोज करेगा। कॉज और इफेक्ट की ओपोजिशन के लिहाज से इसको हम देखते हैं। हम ये भी कहते हैं कि जो लेंस का लॉ है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कंडक्टर इज सच दैट इट ओपोजेज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओपोजेज द चेंज इन द ईएमएफ, मैंने गलती से कह दिया था, ओपोजेज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि मेरे बच्चे, अगर आपको याद होगा तो हम इसके अंदर ये पढ़ते हैं कि यार जो इफेक्ट है वो अपने कॉज को ओपोज करने का सबब बनता है। इफेक्ट ओपोज करता है किसको मेरे भाई? अपने कॉज को। तो इफेक्ट यहां पे क्या है? इंड्यूस करंट। वो ओपोज करेगा किसको? अपने कॉज को। और कॉज क्या है? चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स जिसका चेंज इसको प्रोड्यूस करने का सबब बन रहा है, ये उसको क्या करेगा भाई? ओपोज कर रहा होगा। बोला ठीक है सर, आगे चलें। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन अ प्योर कैपेसिटेंस एसी सर्किट, प्योर कैपेसिटर सर्किट के अंदर कौन लीड करता है? तो भाई इसके लिए हमारे पास जो हम एक टर्म याद रखते हैं, इली इज द आइस मैन। तो इली इज द आइस मैन के अंदर अगर आप आइस वाला फैक्टर देखो जो कि कैपेसिटर को डील करता है, आपको यहां से पता चल जाएगा कि जनाबे वाला करंट आगे आगे होता है क्योंकि करंट पहले आ रहा है कैपेसिटर के अंदर। सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर। करंट लीड्स करता है किसको? वोल्टेज को। और कितने एंगल से करता है? π/2 रेडियन से या 90 डिग्री के एंगल से। बोला ठीक है सर। तो इन अ प्योर कैपेसिटर एसी सर्किट द करंट लीड्स द वोल्टेज। अगर यहीं पे आपसे प्योर इंडक्टर सर्किट का पूछता तो हम यहां से इली को ले लेते। इली में क्या है भाई? ईएमएफ लीड करता है करंट को, तो ईएमएफ आगे है, पहले आ रहा है, और करंट जो है वो बाद में आ रहा है। ठीक है, अच्छा आगे। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 डायोड्स। आपके पास जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से भी बनता है, और आपके पास सिंपल 2 डायोड्स अगर आप सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर के साथ इस्तेमाल करो तो भी बन जाता है। बस इसमें कहानी क्या होती है ये ध्यान में रखिएगा। कहानी इसमें यह होती है कि आपके पास एक डायोड D1 है, एक डायोड D2 है। एट अ टाइम एक डायोड कंडक्ट करता है और एक डायोड ब्लॉक करता है। अब जाहिर सी बात है, मैं यहां पे पूरा कोर्स नहीं पढ़ा रहा कि मैं इसकी फर्दर डिटेल में जाऊं। आपने डेफिनेटली वो पढ़ा होगा सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर के साथ जब हम डायोड D1 D2 कनेक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर D1 कंडक्ट कर रहा है तो D2 ब्लॉक करता है, और अगर D1 आपके पास ब्लॉक कर रहा है तो D2 कंडक्ट करता है। यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर D2 कंडक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव के लिए D1 करेगा, एंड वाइस वर्सा। तो इन अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 डायोड्स, द डायोड D1 एंड D2 ऑपरेट साइमल्टेनियसली, नहीं करते ऑपरेट इन ऑल्टरनेट स्विचिंग मोड। एक हाफ साइकिल के लिए एक डायोड ऑपरेट करता है। ठीक है, अच्छा। रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर आपके पास ये डायोड ऑपरेट नहीं करते।
जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तो अगर D1 के ऊपर फॉरवर्ड बायस मोड आ रहा होता है तो D2 के ऊपर रिवर्स बायस मोड आ रहा होता है, इसलिए वो ब्लॉक करता है। सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर D2 के ऊपर फॉरवर्ड बायस मोड आ रहा होता है तो D1 के ऊपर रिवर्स बायस मोड आ रहा होता है तो वो ब्लॉक कर रहा होता है। ठीक है। एनर्जी ऑफ क्वांटा, क्वांटा वही आपका मेरे बच्चे क्या है, फोटोन है। तो फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय विच इक्वेशन, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको आपने ऐसे भी पढ़ा होगा भाई कि E इज इक्वल टू एच एफ या एच न्यू, जो प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी से हम ड्राइव करते हैं चीज। ठीक है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ब्रैकेट सीरीज लाइज इन, तो मेरे बच्चे अगर ये लाइमन सीरीज पूछता तो लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, अगर ये बामर सीरीज पूछता तो ये विजिबल में होती है। इसी तरह आपके पास पास्चन हो, ब्रैकेट हो या पीफंड हो, ये सारी की सारी आपके पास इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। पास्चन लो इंफ्रारेड, ब्रैकेट इंफ्रारेड और फिर पीफंड आपके पास फार इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही होती हैंगे। ठीक है सर, समझ में आता है। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ न्यूक्लियर डीके, कौन से एलिमेंट्स न्यूक्लियर डीके करते हैं? सोचो, जो रेडियो एक्टिव होते हैं। कौन रेडियो एक्टिव होता है सर? रेडियो एक्टिव वो होता है जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो इसका मतलब जो रेडियो एक्टिविटी है ये एक अदद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आते हो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है मेरे बच्चे कि जिसको करने के लिए आपको कोई कार्रवाई डालने की जरूरत नहीं है, खुद से होता है और रैंडमली होता है। तो इट अकर्स बोथ स्पॉन्टेनियसली एंड रैंडमली। इट अकर्स व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी इज सप्लाइड, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको रेडियो एक्टिविटी कराने के लिए बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। इट अकर्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल फॉर ईच एटम, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसका न्यूक्लियस स्टेबल है, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है, तो उसका एटम डीके नहीं करेगा। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। हाफ लाइफ के अंदर यह बात वाज़ेह तौर पर बता दी जाती है कि हाफ लाइफ क्या है, वो टाइम जिसके अंदर आधा पेरेंट डॉटर में डीके हो जाता है। तो हाफ लाइफ में हम ये बात पढ़ के आते हैं कि हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है 0.693 अपॉन लैम्डा, तो इससे पता चलता है कि हाफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो नेचर कि कितना रेडियो एक्टिव है, सिर्फ ये चीज डिफाइन करती है कि वो रेडियो एक्टिव ज्यादा होगा या कम होगा। तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 88। अभी तक हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कितने आए हैं? तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब तक हमारे पास यहां पर कोई भी मुझे नहीं नजर आ रहा। बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं अभी तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। अ बोट मूव्स 4 किलोमीटर ईस्ट, एक बोट है जो कि 4 किलोमीटर जाता है ईस्ट में। अच्छा, हम एक काम करते हैं ना, हम यहां पे अपने पास डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। बोला ठीक है सर, ड्रॉ कर लो यार, क्या परेशानी है। आपने बोला भाई साहब मेरे पास आज के बाद ये रहेगा नॉर्थ, ये रहेगा जनाब मेरे पास ईस्ट, ये रहेगा मेरे पास वेस्ट, ये रहेगा मेरे पास साउथ। बोला ठीक है सर। और अगर आप देखो तो इसको मैं खोपचे में एक्स एक्सिस कह सकता हूं? बोला सर कह सकते हैं। इसको मैं वाई एक्सिस कह सकता हूं? बोला सर कह सकते हैं। अच्छा मेरे बच्चे, जब आपने अपना वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो भाई साहब एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता था आई कैप, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता था भाई साहब? जे कैप होता था। बोला ठीक है सर। एक बोट है जो कि 4 किलोमीटर जाता है ईस्ट। अच्छा, इसको बोट ए कह देते हैं, अभी हम बोट ए की बात कर रहे हैं। बोट ए गया 4 किलोमीटर ईस्ट, इसका मतलब 4 आई कैप, सही है ना। फिर 3 किलोमीटर गया नॉर्थ प्लस का 3 जे कैप। बोला ठीक है सर, समझ में आती है, कोई परेशानी ही नहीं है, सही है। मतलब आपका जो बोट ए था वो पहले ऐसे गया ईस्ट में गया 4 किलोमीटर, फिर ऐसे गया। बोला ठीक है सर, 3 मीटर नॉर्थ में चला गया, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया, तो यहां कहीं पे पहुंच गया आपका बोट ए। ये बोट ए है आपका। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप फैक्टर। ठीक है सर, आगे चले। अनदर बोट, इसको कह देते हैं भाई ये हमारे पास एक और बोट है, दिस इज अवर बोट बी, ये बोट बी है। बोट बी गया 3 किलोमीटर नॉर्थ में, यानी कि पहले ये नॉर्थ में गया, भाई इसकी मर्जी नॉर्थ में गया, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट में गया, 4 आई कैप। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देयर फाइनल डिस्प्लेसमेंट्स? अब देखो पहले तो यहां बना लो, ये जो बोट बी है ये पहले 3 किलोमीटर ऐसे गया। बोला ठीक है सर, ये 3 किलोमीटर आ गया और फिर ये आ गया इधर, तो वो भी यहीं पहुंचेगा भाई, जो आपका बोट बी है वो भी यहीं पहुंचेगा। क्यों सर? भाई इस पॉइंट के अगर मैं आपको बोलूं कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई? 4,3 है। आप देखो बोट बी भी तो यही कर रहा है, वाई पे 3 चला, एक्स पे 4 चला, तो भाई यहीं पहुंचेगा। तो गोया के दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर हैं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे
तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट ये रही भाई, दोनों ने शुरू तो ओरिजिन से किया था ना भाई, दोनों ने शुरू कहां से किया था, जहां से शुरू किया था उसको मान लो भाई वो ओरिजिन है, ये रहा यहां से शुरू किया था उन्होंने। तो बोथ द बोर्ड्स हैव सेम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, सेम है, नहीं तो यहां से देख लो आप। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो लिख सकता हूं ना 4i कैप प्लस का 3j कैप। वैसे भी एडिशन कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव का मतलब 4i कैप में 3j कैप ऐड करो या 3j कैप में 4i कैप ऐड करो, आंसर विल कम आउट टू बी सेम। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे स्केलर एडिशन भी कम्यूटेटिव होती है, जैसे 3 में 4 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 4 में 3 ऐड करोगे तो भी 7 आएगा। 4i कैप प्लस 3j कैप, इसकी अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी मेरे बेटे 5 मीटर आएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये सारी चीजें सेंस बना रही होंगी, क्योंकि अगर आपने आज पेपर दिया है तो डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे। अगर पेपर नहीं दिया तो आप पूरा कोर्स कर चुके हो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसमें फिर मेरा ख्याल है मजीद डिटेल में जाने की अब जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया जनाब पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आगे भी देख लो, पहले बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर है क्योंकि ये ईस्ट में गया, भाई कोई लाजमी नहीं है ऐसा। सेकंड बोर्ड का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है क्योंकि ये पहले नॉर्थ में गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोथ द बोर्ड्स आर एंड एट डिफरेंट पोजीशन बट कवर द सेम डिस्टेंस, नहीं ऐसा नहीं है। अगर इनफैक्ट मैं आपको बोलूं ना कि दोनों बोर्ड्स ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो मजेदार बात यह है दोनों बोर्ड्स ने डिस्टेंस भी एक बराबर कवर किया। क्यों भाई? डायरेक्शन की तरतीब का फर्क है ना भाई। पहली बोट 4 किलोमीटर ईस्ट में गई, फिर 3 किलोमीटर नॉर्थ में, गोया के 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। दूसरी बोट 3 नॉर्थ में गई, फिर 4 ईस्ट में, गोया इसने भी 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस भी कवर एक बराबर ही किया, ठीक है। लेकिन ये जो इस ऑप्शन सी डी को हमने नहीं लिया ना, उसकी रीजन ये है बोथ बोर्ड्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन। तो भाई एंड पोजीशन तो इनकी एक है। अगर ये कहता है ना सिर्फ ऑप्शन डी के ये डिस्टेंस सेम कवर किया, तो वो ऑप्शन भी सही हो जाता, ठीक है। आगे अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये अच्छा सवाल है। इसी तरह का सेम सवाल सिंध बोर्ड के अंदर भी या सिंध के एमडी कैट में भी पूछा गया इसी साल, और एक सेम क्वेश्चन मैंने मैराथन में भी कवर किया था जो इसी साल कराई थी यूट्यूब के ऊपर। कह रहा क्या है कि आपके पास एक क्या है, एक मेरा बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट को मैंने ले लिया किधर, वाई एक्सिस पे, टाइम को मेरे बच्चे मैंने ले लिया किधर, एक्स एक्सिस के ऊपर। बोला ठीक है सर समझ में आता है। एरिया अंडर द लाइन ऑन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ऐसी गाड़ी का है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब आप नोट करो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अगर आपसे स्लोप के बारे में पूछा जाए तो स्लोप कैसे आता है भाई, डेल्टा वाई बटे में आ जाएगा आपके पास डेल्टा एक्स, और यहां पे आपने वाई में लिया हुआ है जनाब डिस्प्लेसमेंट, एक्स में आपने क्या लिया हुआ है जनाब टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज बेसिकली व्हाट, वेलोसिटी। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। आपको सवाल में कहा गया है एक ऐसी कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मतलब आपने यहां पे ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि जिसका स्लोप कांस्टेंट हो। सर कैसे पता चला स्लोप कांस्टेंट है? भाई सवाल में कहा हुआ है ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म स्लोप, कांस्टेंट स्लोप। तो मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। सर ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। बिल्कुल मेरा बेटा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। बना दी मैंने भाई। तो ये एक ऐसी कार है जिसने ओरिजिन से अपना सफर शुरू किया है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, यानी कि राइट डायरेक्शन में आपके पास कार क्या कर रही है, मूव करती हुई जा रही है विद अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है सर। अब इसका अगर हम एरिया निकालें, इसके अंडर अगर हम एरिया निकालें, पढ़ो क्या कह रहे हैं, एरिया अंडर द लाइन ऑन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखो मेरे बच्चे, स्टार्ट पॉइंट आपने ये लिया है, एंड पॉइंट आपके पास ये है। इसका अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए जाओगे, एरिया अंडर द कर्व, तो मेरे बच्चे ये पूरा का पूरा आप अगर नोट करोगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा आएगा एरिया। गौर से देखो, ये पूरा आपके पास आएगा एरिया, गौर से देखो, यही आएगा भाई मेरे ख्याल से, तो यही आएगा एरिया आपके पास। तो मेरे बच्चे ये एरिया आपको एक अदद क्या नजर आ रहा है, मुझे तो ये एरिया एक अदद ट्राइंगल नजर आ रहा है। भाई साहब ट्राइंगल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है सर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ट्राइंगल। बोला ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है आगे चलें, मजीद बताएं। अच्छा अब मेरे बच्चे हमारे पास आगे कहता है, अच्छा एक
एक चीज और हो सकता है आपके जहन में सवाल है कि सर आपको ये कैसे पता चला कि कार जो है वो ओरिजिन से शुरू हुई है। मेरे बच्चे ये मैंने खुद से अज्यूम कर लिया, क्योंकि अगर आप कार को ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ नहीं मानोगे तो फिर या तो आपकी स्ट्रेट लाइन ऊपर से शुरू होगी या नीचे से शुरू होगी, डिपेंड करता है कि वो कहां से शुरू हो रही है। लेकिन इन एनी केस आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आपको वहां पे गिवन नहीं है, यानी कि आप ऑप्शन आपको क्या गिवन है, ट्रिपीजियम गिवन है, आपको रेक्टेंगल गिवन है, आपको पैरेललोग्राम गिवन है। अगर मेरे बच्चे आप ट्रिपीजियम को भी देख लोगे तो आपका जो ट्रिपीजियम है वो भी यहां पे आपको मैच करता हुआ नजर कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा। तो मैंने बिल्कुल सिंपल वही लिया है जो कि कोई भी बच्चा लेगा। अगर आपको कुछ ना बताया जाए तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, यानी कि शुरू में बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं की हुई है। सिमिलरली मैंने ये माना है कि बॉडी कहां जा रही है मेरे बच्चे, राइट डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि राइट डायरेक्शन हमारे पास कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। ये सब चीजें आपकी किताब में भी लिखी हुई हैं, आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। आगे आगे कहता है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स। अच्छा, इसको भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लेना है, बिल्कुल सही है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स। बोला सर कोई मसला ही नहीं है, सिंपल बकरी सा क्वेश्चन है। VF इज इक्वल टू VI प्लस का A इंटू टी, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब 15, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे, अब पैसेंजर इज स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस। एक कोई बंदा है जो कि स्टेशनरी बस में खड़ा हुआ है। मान लो ये आपके पास एक बस है जो कि इस पे खड़ा हुआ है। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। और अचानक से क्या होता है, अचानक से क्या होता है कि ये बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू करती है। व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड। ये जो बंदा है ये पीछे की तरफ गिरता है। अब सवाल ये है कि ये पीछे की तरफ क्यों गिरता है भाई? इसलिए कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इनर्शिया का। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू कैरी इट्स करंट स्टेट। बॉडी रेस्ट में थी तो वो चाह रही थी कि वो रेस्ट में ही रहे। बस आगे चलना शुरू हो गई तो बॉडी ने उसका साथ एकदम से नहीं दिया, बॉडी वहीं पे रहना चाहती है। बस आगे चली गई, बंदे के जो कदम थे वो बस के साथ आगे चले गए, और जो उसका बॉडी है, सेंटर ऑफ मास है, वो पीछे की तरफ गिर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पीछे ही रहना चाहता है। बॉडी उसकी इनर्शिया की वजह से वहीं रहना चाहती है जहां वो पहले थी। कदम आगे जा रहे हैं क्योंकि कदम बस के साथ चिपके हुए, तो इनर्शिया इसका रीजन है। आगे, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अर्थ। हाउ डज RW क्या, रेंज विदाउट एयर रेजिस्टेंस, कंपेयर्स विद RA, रेंज विद द रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। तो भाई साहब यहां एयर भी लिखा हुआ है, ज़हन में रखिएगा कि अगर आपके पास एयर रेजिस्टेंस नहीं है और प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके गिर रहा है, तो मेरे बच्चे जब एयर रेजिस्टेंस होगी तो प्रोजेक्टाइल आपका पीछे ही कहीं गिर जाएगा। वजह, एयर का काम क्या होता है? मोशन को रेजिस्ट करना। अब देखो आपका प्रोजेक्टाइल आगे जाना चाह रहा है और एयर जब इसे रेजिस्ट करेगा तो डेफिनेटली आपका जो प्रोजेक्टाइल है उसकी कुछ एनर्जी खर्च होगी एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। जब कुछ एनर्जी एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जाएगा तो इस प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो भी कम हो जाएगी और जो ओवरऑल एनर्जी है वो भी लूज हो जाएगी। तो आपके पास जो रेंज इन द केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस है वो कम होगी, और आपके पास जो रेंज है मेरे बच्चे विदाउट एयर रेजिस्टेंस वो कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो रेंज विदाउट एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और रेंज विद एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो RA विल बी लेसर देन RW बिकॉज एयर रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द हॉरिजॉन्टल स्पीड। ठीक है, आगे, ये न्यूमेरिकल नहीं था ऊपर वाला। आगे क्वेश्चन नंबर 93 कहता है a 0.02 किलोग्राम बुलेट मूविंग एट 300 मीटर पर सेकेंड embeds itself in a 2 किलोग्राम ब्लॉक एट रेस्ट ऑन a smooth surface. What is the velocity of the block bullet system just after the impact? मान लो मेरे बच्चे ये आपके पास जो था ना एक ब्लॉक था। बोला ठीक है सर, एक बुलेट यहां से आता है और बुलेट का मास आपको दिया 0.02 किलोग्राम। किस स्पीड से आ रहा है भाई? 300 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। बोला ठीक है सर, और आकर के ये 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक है और ये रेस्ट में है, शुरू में वहां लिखा हुआ है, आपको दे भी रहा है, और इसके अंदर एम्बेड हो गया। अब जब एम्बेड हो गया तो इसका मतलब ये जब ब्लॉक अब मूव करेगा, अगर आगे जाएगा इम्पैक्ट की वजह से, ये जाहिर जाएगा, तो ये अपने अंदर बुलेट को साथ में लेकर जाएगा। ये जो बुलेट है ये इसको साथ में लेकर जाएगा। तो आपसे इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है आफ्टर द इम्पैक्ट। तो मेरे बच्चे हमारे पास जो है
अगर आप इसको देखोगे तो ये जो आपको कोलिजन नजर आ रहा है, अगर आप इस कोलिजन को देखोगे तो मेरे बच्चे ये जो आपको कोलिजन नजर आ रहा है ये इनइलास्टिक कोलिजन है। चाहे आपका इलास्टिक कोलिजन हो या चाहे आपका इनइलास्टिक कोलिजन हो, चाहे आपका इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे मतलब ये जो ब्लू लाइन ड्रॉ की हुई है ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि भाई टकराने से पहले और टकराने के बाद, बिफोर द इंपैक्ट एंड आफ्टर द इंपैक्ट, चाहे आपका इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो अगर आप यहां पे इनिशियल मोमेंटम देखोगे तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 300 ये बुलेट का मोमेंटम हो गया, और ब्लॉक का मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, ये बराबर होगा मोमेंटम आफ्टर द इंपैक्ट। मोमेंटम तो कंजर्व रहता है दोनों कोलिजन्स के अंदर। तो अब आप देखो आफ्टर द इंपैक्ट के अंदर जो वेलोसिटी है जिससे ये ब्लॉक आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो v होगी। हमें नहीं पता वो क्या है, कॉमन वेलोसिटी है बुलेट की और ब्लॉक की, क्योंकि बुलेट और ब्लॉक एक ही सिस्टम बन गए। बुलेट का मास आपको दिया भाई 0.02, ब्लॉक का मास आपको दिया भाई जनाब 2। इसको जब आप सॉल्व करने की तरफ जाते हो तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3 2 6 हो गया, प्लस 0 तो खत्म ही हो गया, इज इक्वल टू वो आपके पास बन जाएगा 2.02 इंटू वी। इसको आप सॉल्व करोगे तो v विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2.02, तकरीबन 2 ले लो तो आंसर आपके पास तकरीबन क्या आता है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कॉमन वेलोसिटी जो इनकी है वो क्या है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड है, कि जिससे आपका जो बुलेट ब्लॉक सिस्टम है वो कहां जाएगा भाई साहब, आगे की जाने मूव कर रहा होगा। बोला ठीक है सर। समझ में आता है, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल चेंजेस कॉन्स्टेंटली ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो प्रोजेक्टाइल की रूह के खिलाफ है। द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये भी रूह के खिलाफ है। एट द हाइएस्ट पॉइंट द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0, बिल्कुल सही है, बट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0 एट द पीक ऑफ ट्रेजेक्टरी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल होती है वो -g होती है, यानी कि g के बराबर होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। बोला ठीक है सर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर। क्या होता है भाई? इंस्टेंटेनियस पावर होता है। यहां पे चूंकि इसने एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का एक कह लो कि कहानी ऐड कर दी, इसलिए इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। ठीक है सर, आगे अगेन अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भाई। कहता क्या है, अ 5 किलोग्राम बॉडी फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 30 मीटर टुवर्ड्स द ग्राउंड। मान लो मेरे बच्चे आपके पास यहां पे कोई एक अदद क्या है ग्राउंड मौजूद है। बोला ठीक है सर। और आपके पास एक 5 किलोग्राम की जो बॉडी है वो ऊपर से नीचे गिर रही है, यानी कि ये कोई जगह है, यहां से आपके पास एक 5 किलोग्राम की बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है और हाइट कितनी है 30 मीटर है। अगर आप ये मान लो कि ये जो अर्थ है ये आपका रेफरेंस है और इस रेफरेंस की पोटेंशियल एनर्जी आप 0 जूल मान लो, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh होगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, यही कह रहा है वो। तो कितनी हीट जनरेट होगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी खर्ची है। तो कैसे निकालोगे भाई, 5 मल्टीप्लाई बाय जी आपके पास कितना है 10 के बराबर मान लो, हाइट कितना है आपके पास 30 है, देन आप 30 इंटू 10 इज 300 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तकरीबन कितना आ रहा है भाई 1500 जूल आ रहा है। हाँ जाहिर है जब आप उसको 9.8 लोगे तो वो आपका पूरा पूरा 1470 मैच कर जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। बोला ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चले। आगे दो स्टूडेंट है ए और बी, ईच कैरी अ 20 किलोग्राम लोड। दो लोग हैं जिनसे बेगार कराया जा रहा है या चाइल्ड लेबर कराया जा रहा है, चाइल्ड अब्यूज कराया जा रहा है। कहते हैं ए और बी हैं, दोनों ने 20 किलोग्राम का वजन उठाया हुआ है और ये 10 मीटर हाई स्टेयर केस पे जाते हैं, यानी कि आपके पास ऐसे यहां पे कोई सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों की आपको जो हाइट गिवन है जनाबे वाला, यहां मान लो आपके पास जमीन है, इस जगह पे मान लो मेरे बच्चे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास जमीन है और आपको बताया गया है कि भाई यहां पे जो आपके पास हाइट है स्टेयर केस की, जो इन्होंने हाइट कवर की है वो कितनी है भाई 10 मीटर है। स्टूडेंट ए टेक्स 10 सेकेंड, स्टूडेंट ए ने 10 सेकेंड में, मतलब जाहिर है यहाँ स्टूडेंट ए भी था और यहाँ स्टूडेंट बी भी था। स्टूडेंट ए ऐसे यहाँ से इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे करते करते स्टूडेंट ए आपका इधर आ गया और इसने टोटल 10 सेकेंड लिए, बी ने 20 सेकेंड लिए। पहली बात तो दोनों में से काम किसने ज़्यादा किया, तो भाई काम तो दोनों ने एक बराबर किया होगा। क्यों? क्योंकि जितना इन्होंने काम किया होगा
वो बराबर होगा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप देखोगे तो वो क्या है, mgh के बराबर है। तो मास दोनों ने 20 किलोग्राम उठाया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हाइट दोनों ने एक बराबर कवर करी, टाइम अलग अलग लगा लेकिन एक बराबर हो गया। मतलब जो वर्क डन है वो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, वो तो आपके पास कैसा होगा, एक बराबर होगा दोनों का। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। अच्छा, बी में पावर कह रहा है, आई एम सॉरी, बी में क्या कह रहा है, पावर कह रहा है। अच्छा, अब बी ने ज्यादा पावर यूज करी या ए ने? अब यहां देखते हैं, पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना काम कितनी देर में हुआ। तो भाई देख, जिसने टाइम कम लिया उसकी पावर ज्यादा है, मतलब काम तो एक बराबर किया ना, मतलब 20 किलोग्राम के मास को एक जितना ऊपर लेकर गए तो काम तो एक बराबर किया। टाइम कम किसका था, तो ए का, तो ए की पावर ज्यादा है। बोथ स्टूडेंट डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क बट स्टूडेंट ए यूजेज मोर पावर। और ऑप्शन बी कह रहा था स्टूडेंट बी यूज मोर पावर, तो वो गलत है। ठीक है सर, ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। 98, a wheel of radius 0.4 meter has an angular acceleration of 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, the linear acceleration is, भाई लीनियर एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते हो, a इज इक्वल टू आर एल्फा, बोला ठीक है सर, r कितना है 0.4, एल्फा कितना है 6, भाई मल्टीप्लाई कर दे, 4 6 24 होता है, डेसिमल एज इट इज आ जाएगा एक के बाद, तो 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, 2.4 मीटर पर सेकंड। ये भी आपके पास क्या था, एनपी। ये एनपी में इसलिए मार्क नहीं कर रहा कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, इसलिए मार्क कर रहा हूं कि अमूमी तौर पे बच्चों का एक माइंडसेट बना दिया गया है। चंद एक पास पेपर्स की वजह से बच्चों का एक माइंडसेट बन गया है, खासतौर पे मेडिकल वालों का, कि हमने मेहनत नहीं करनी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, एज इट इज बुक की लाइन पूछी जाती है, बुक के रट्टे लगा लो जाके, तो इसलिए मैं कर रहा हूं। कहते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कह रहा है भाई आपके पास ये मान लो भाई एक सर्कुलर पाथ है और आपके पास जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, बोला ठीक है सर। इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन अ पेज, मान लो इसी पेज पे मूव कर रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो मेरे बच्चे हम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कहां से निकालते थे, आपको याद है, हम राइट हैंड रूल से निकाला करते थे। राइट हैंड रूल हमारे पास क्या कहता था भाई, राइट हैंड रूल ये कहा करता था कि आपने फिंगर्स को कर्ल करना है उस डायरेक्शन में कि जहां पे आपकी बॉडी रोटेट कर रही है, आपका जो थंब है वो पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को। तो अगर आप फिंगर्स को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्ल करोगे तो थंब आउटवर्ड आएगा, थंब कहां आएगा, आउटवर्ड आएगा। जब थंब आउटवर्ड आएगा इसका मतलब मेरे बच्चे आपके पास जो ओमेगा है वो ओमेगा आपको कहां मिल रहा है, ओमेगा आपको आउटवर्ड मिल रहा है, तो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास, गौर से सुन लेना, अगर आपके पास गौर से देखो, अगर आपके पास ये सूरत हाल है, अच्छे से देखो, ये मिटा दूंगा फिर मैं, अगर आपके पास जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है ऐसे, अच्छे से देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो जेड एक्सिस है, अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है एक्स वाई प्लेन में तो ओमेगा आउटवर्ड है, आउटवर्ड कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस। आप बोलोगे सर जेड तो ऐसे नीचे आ रहा है, अबे ये नीचे नहीं आ रहा, ये आउटवर्ड है, जाहिर है मैं 2 डायमेंशन में जेड एक्सिस बना नहीं सकता था इसलिए ऐसे दिखाया है, तो ओमेगा कहां आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाओ, सही है भाई, आगे। इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यार तो मिट जाओ थोड़ा सा, बस समझ जाना ये, ठीक है, समझ गए थे नहीं तो इसको वहीं तक रखते हैं, तुम अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रहो। विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन रेडियन, देन आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है भाई, एस इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आगे कहता है बॉल ऑफ वेट एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स कह लो या वेट कह लो, is falling through air viscous medium है, if the drag force acting on it at some instant is fd, what is the net force on the ball। कैसे निकालते हैं भाई, अगर कोई विस्कस मीडियम में कोई स्फेयर गिर रहा होता है तो हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर जनाबे वाला कौन कौन सी जो फोर्सेज हैं वो एक्ट कर रही हैं। अगर आप देखोगे तो आपको 2 फोर्सेज यहां पे सीधा सीधा एक्ट करती हुई नजर आएंगी। एक है मेरा बेटा आपके पास ड्रैग फोर्स जो कि विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम की वजह से, और एक आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सर समझ में आती है। और चूंकि आपका जो स्फेयर है वो नीचे की जानिब एक्सेलरेट होता हुआ जा रहा है, जाहिर है कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे गिरती है तो वो नीचे एक्सेलरेट होती हुई जाती है, अनलेस एंड अनटिल के वो अचीव कर ले अपनी टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब आपका जो नेट फोर्स है वो कहाँ है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है।
आप बोलोगे भाई हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है किसके मुकाबले में, ड्रैग फोर्स के मुकाबले में, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो अगर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है, नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स। तो बड़ी फोर्स एफ जी है, छोटी फोर्स एफ डी है। एफ डी वेरिएबल होता है, जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है तो एफ डी एफ जी के बराबर हो जाता है, तभी तो एफ नेट जीरो हो जाता है। लेकिन अभी वो बात नहीं हुई, वो इसने कहा एक्टिंग ऑन इट एट सम इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉल, तो भाई नेट फोर्स ऑन द बॉल क्या हो जाएगा, एफ जी माइनस का एफ डी। अब यही वो कहता है कि उसने टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर ली है, तो एफ डी बता दो, तो एफ डी एफ जी के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। 1 से 2, मोस्ट काइंड्स ऑफ फ्लूइड फ्लो आर टर्बुलेंट रादर देन लेमिनार। देखो लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में फर्क किसका होता है, वेलोसिटी का। जो फ्लूइड आपका कम वेलोसिटी में होगा वो लेमिनार फ्लो है, एक सर्टेन क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चला जाएगा तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास टर्बुलेंट फ्लो होता है। इसके लिए हम रेनॉल्ड्स नंबर भी यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। मैंने फ्लूइड डायनामिक्स का पूरा डिटेल लेक्चर सीरीज अपलोड की हुई है, उसको भी आप देख सकते हो, उसमें ये सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर हुए हैं। आगे, according to the equation of continuity, when the cross sectional area of pipe decreases the fluid velocity, equation of continuity ये कहती है कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जहां से फ्लूइड गुजर रहा है और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना मेरे भाई, ये कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप v को दूसरी तरफ ले आओगे तो ये बन जाएगा a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो इसका मतलब व्हेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीजेस, जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज करोगे तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड वहां पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो आपके गार्डन पाइप्स होते हैं जिसके आगे आप अंगूठा सा रखते हो ताकि पानी दूर तक जाए, वो इसी की मिसाल है कि आप ओपनिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करते हो तो जेट वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे, वाटर फ्लोज स्टेडिली थ्रू अ पाइप दैट ग्रेजुअली नैरोस। आपके पास एक कोई पाइप है जो कि ग्रेजुअली नैरो होता जा रहा है, मतलब मान लो ऐसा पाइप है जो कि ऐसा होता हुआ जा रहा है, बोला ठीक है सर। ऐसा पाइप है जो कि ऐसा होता हुआ जा रहा है, बोला सही है सर। अब बताइए जरा इसमें आप क्या बताना चाह रहे हैं हमें। अब देखो मेरे बच्चे, इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, तो सीधा करना चाह रहा था जो कि नहीं हुआ। या मान लो ये पॉइंट एक्स है, या मान लो मेरा बेटा ये पॉइंट वाई है। बर्नौली साहब अपने प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि टोटल फ्लूइड की एनर्जी एट पॉइंट एक्स विल बी इक्वल टू टोटल फ्लूइड की एनर्जी एट पॉइंट वाई। आपने पढ़ा होगा यकीनन ये बर्नौली का प्रिंसिपल। बोला सर पढ़ा है, बिल्कुल हमने पढ़ा है, वेंचुरी रिलेशन भी यहीं से आता है। और टोटल एनर्जी एट एक्स और टोटल एनर्जी एट वाई की बात करें तो 3 तरह की एनर्जी होती है भाई फ्लूइड के पास, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने कहा भाई इन तीनों का जो सम है वो बराबर है प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट वाई प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वाई और प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वाई। देखो भाई, अब आपके पास ये जो कह लो कि पोटेंशियल एनर्जी है वो तो दोनों के वैसे ही कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों का जमीन से जो हाइट है वो यानी कि एक्स, यानी कि अगर मैं यहां पे अपना रेफरेंस ड्रॉ कर दूं तो रेफरेंस से अगर आप एक्स और वाई का हाइट देखोगे तो वो एक बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो गई। आपने कहा प्रेशर एनर्जी एक्स पॉइंट पे प्लस काइनेटिक एनर्जी एक्स पॉइंट पे बराबर होगी प्रेशर एनर्जी वाई पॉइंट पे प्लस काइनेटिक एनर्जी वाई पॉइंट पे, जो आपका वेंचुरी रिलेशन भी रहता है। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा ये है कि वाइडर एंड पे वेलोसिटी ऑफ वाटर ये है, नैरोअर एंड पे ये है। यानी कि वाई मेरा नैरो एंड है, यानी कि ये वाला जो मेरा सेक्शन है पूरा जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं ये नैरो वाला है और ये मेरा वाइडर वाला है। बोला ठीक है सर। नैरो एंड में वैसे तो इसने बता ही दिया, अगर ये नहीं भी बताता तो हमें ये बात पता थी कि नैरो में वेलोसिटी बढ़ जाती है, वाइडर में वेलोसिटी कम होती है, तो अब सोचो, अगर नैरो एंड में वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर वाइडर में वेलोसिटी कम है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इन दोनों का जो सम है वो एक बराबर आना है। इसका मतलब वाइडर एंड में प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा, नैरो एंड में प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि भाई सम तो एक बराबर आएगा ना। अगर काइनेटिक एनर्जी मान लो यहां पे 2 है और प्रेशर एनर्जी यहां पे 8 है, तो 8 + 2 कितना है, 10। और यहां पे जाके अगर काइनेटिक एनर्जी पहले 2 थी और अब बढ़ के आपके पास 6 हो गई, तो सम तो अभी भी 10 ही आएगा। इसका मतलब प्रेशर एनर्जी को 4 होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही होगी। तो जो आपके पास नैरो एंड होता है, नैरो एंड में प्रेशर कम होता है और वेलोसिटी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। वाइडर एंड में आपके पास प्रेशर ज्यादा होता है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब देखो यही कह रहे हैं कि प्रेशर इज लोअर
एट द नैरो एंड बिकॉज द वेलोसिटी इज हायर। नैरो एंड में यानी कि इस एंड की बात कर रहा है, नैरो एंड में प्रेशर इज लोअर बिकॉज वेलोसिटी इज हायर या काइनेटिक एनर्जी इज हायर। ठीक हो गया। प्रेशर इज सेम एट बोर्ड एंड प्रेशर सेम तो हो ही नहीं सकता, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ना वो पकड़ के चमाटे करा देगा। ठीक है, आगे देखो। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ वेव मोशन? क्या नेसेसरी कंडीशन रहेगी वेव मोशन की? मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। क्यों सर, ऐसा क्यों है भाई? वेव मोशन कब होता है? मान लो ये वेव ऐसे प्रोपेगेट करती हुई आ रही है, बोला ठीक है सर, यहां पे एक मीडियम है, ये मीडियम का पार्टिकल क्या करता है? जब वेव इसके पास से गुजरती है तो मीडियम का पार्टिकल डिस्को डांस करता है, लिटरली एसएचएम करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। अब सोचो कि अगर इसके पास वेव पहुंची और मीडियम इन इलास्टिक था, इलास्टिक था ही नहीं, तो ये भाई साहब जो मीडियम के पार्टिकल हैं ऊपर जाएंगे फिर ऊपर ही रह जाएंगे, नीचे क्यों आएंगे? इलास्टिसिटी क्या होती है? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर या अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की सलाहियत, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की सलाहियत का नाम क्या है? इलास्टिसिटी है। तो जहन में रखना, वेव मोशन के लिए मीडियम का इलास्टिक होना जरूरी है ताकि आपके जो पार्टिकल हैं उनका डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से परमानेंट ना हो रहा हो, उसको वेव आए, डिस्टर्बेंस आए, डिस्प्लेस करे, लेकिन डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद मीडियम अपनी जगह पे आ जाए वापस। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है कि पार्टिकल्स और मीडियम मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये जो वेव आगे प्रोपेगेट करती है वो पार्टिकल्स की एक दूसरे से इंटरेक्शन की वजह से ही प्रोपेगेट करती है। तो अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब भी आपकी वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकेगी। ठीक है, ये भी वही गलत लिखा हुआ है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? जो कि एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैरी करेगी। स्टेशनरी वेव क्या होती है? जो कि एनर्जी कैरी नहीं कर पाती और उसके अंदर वहीं पे रुकी रहती है एनर्जी। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर किस पे इंक्रीज करता है भाई? हाई टेम्परेचर पे बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि आपको पास जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इसमें मुझे पता है कि ह्यूमिडिटी का ऑप्शन बहुत सारे लोगों का देखा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इस बात को समझो, अगर आपने नहीं देखा तो आप ये देखो कि क्या ऑप्शन में आपको और कोई सही नजर आ रहा है। सही है बात देखो तो समझो। देखो ये ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो सब नहीं पढ़ा होता है ना कि जैसे ही टेम्परेचर आपके पास 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अप्रोक्सीमेटली 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। तो ये तो मेरा ख्याल है निकम्मे से निकम्मे बच्चे को भी याद होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है। तो ऑप्शन बी तो वैसे ही मार्केट से स्टार्ट हो गया। अभी हम ह्यूमिडिटी को भाड़ में डालते बात ही नहीं कर रहे। प्रेशर के ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड ही नहीं करता, डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि गैसेस के अंदर प्रेशर और डेंसिटी खुद एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कहां से आया सर ये? P इज इक्वल टू 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पढ़ा हमने ये बात? बोला सर पढ़ा हमने ये बात। अब देखो, जब आप डेंसिटी बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगा। और अगर आपको इसका फॉर्मूला याद आ रहा होगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का, उसके अंदर टॉप में P आ रहा होता है, नीचे रो आ रहा होता है। तो मेरे बच्चे तू प्रेशर जितना गुना बढ़ाएगा डेंसिटी उतने गुना बढ़ेगा। तो P और रो का तो वैसे ही कोई रिलेशन नहीं होता। हम ये बात पढ़ते भी हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो आप यहां से देखकर ही बता सकते थे कि हाई टेम्परेचर इसका आंसर रहेगा। हायर ह्यूमिडिटी पे क्यों होता है भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज? ये भी समझ लो। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इसका मतलब जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जगह पे उनका एक्चुअल मास कम हो रहा है, क्योंकि वहां पे पानी के ड्रॉपलेट्स भी दरमियान में घुस जाते हैं आके, तो उसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, अ वेव हैज अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, इसको भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ले लेते हैं, एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज। इफ मीडियम इज चेंज सो दैट द वेलोसिटी डबल्स। अब आपकी जो नई वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? 2 मल्टीप्लाई बाय 300 मीटर पर सेकेंड हो गई, गोया कि कितनी हो गई भाई? 600 मीटर पर सेकेंड हो गई। और फ्रीक्वेंसी आपके पास उतनी ही रही जितनी पहले थी, गोया कि 100 हर्ट्ज थी। न्यू वेवलेंथ विल बी, अब न्यू वेवलेंथ निकाल लो भाई, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा विल बी इक्वल टू v बटे एफ। तो v कितना है आपके पास? 600 बटे एफ, एफ कितना है? 100, कितना आ गया? 6 मीटर। 6 मीटर तो नहीं है ऑप्शन में, तो पुरानी वेवलेंथ देख लो कितनी आ रही थी, ये आई है नई वेवलेंथ। पुरानी वेवलेंथ, पुरानी वेलोसिटी है अपॉन पुरानी फ्रीक्वेंसी। पुरानी वेलोसिटी है 300 और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100, 3 मीटर आ रही है। तो पहले मेरा बेटा आपके पास जो वेवलेंथ थी वो कितनी थी? वो थी आपके पास 3 मीटर। अब कितनी हो गई है? अब हो गई है 6 मीटर। तो पहले के मुकाबले में वेलोसिटी सॉरी वेवलेंथ आपके पास क्या हो गई है? डबल हो गई है। ठीक है सर, सर इसको इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी? इसको डायरेक्टली देख लेते हैं यहाँ से।
ऐसे भी कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा तो v और लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी को अगर तुमने डबल किया है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। When a particle is executing simple harmonic motion, it move from the mean position to the extreme position. आपके पास कोई पार्टिकल है जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है। बोला ठीक है सर, यहां कहीं पे मेरा बेटा आपके पास क्या है, यहां कहीं पे आपके पास है मीन पोजीशन, और आपका जो पार्टिकल है ये मीन पोजीशन से किधर जा रहा है, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, मीन से जा रहा है, मान ले किधर भाई, एक्सट्रीम पे जा रहा है। बोला ठीक है सर, जा रहा है, आप क्या करें। आपको ये बात पता है कि मीन पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होती है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रहती है मिनिमम, जो कि 0 हो जाती है, तभी तो वहां जाके रुकता है, फिर पलट के आता है। तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम थी मीन पर, इसका मतलब मीन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। एक्सट्रीम पर अगर वेलोसिटी मिनिमम थी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी एक्सट्रीम पे क्या है, मिनिमम है। इसका मतलब जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो गोया वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की तरफ जा रहा है। गोया के काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज कंटिन्यूसली, काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज कंटिन्यूसली एंड बिकम 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। हीट स्पॉन्टेनियसली कहां से जाती है, हीट स्पॉन्टेनियसली जाती है मेरा बेटा हॉट से कोल्ड में। हॉट से स्पॉन्टेनियसली मतलब क्या होता है, खुद से बगैर आपके कुछ करे, खुद से कहां जाती है, हॉट से कोल्ड जाती है। कोल्ड से हॉट में लाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है। बोला ठीक है सर। ऐसा यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। बोला ठीक है सर। N विल बी इक्वल टू Q बटे C डेल्टा टी। बोला ठीक है सर। तो क्या बनेगा, जूल पर, सॉरी यहां पे N की वैल्यू नहीं निकालनी, आई एम वेरी सॉरी, यहां पे मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि C की वैल्यू निकाली जाए, तो जूल पर मोल पर केल्विन, तो जूल पर मोल पर केल्विन। जब ये मोल और केल्विन ऊपर आएंगे, मोल पे पावर 1 है, केल्विन पावर 1 है, तो क्या बनेगा, जूल इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। बोला ठीक है सर। एट अ कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड वॉल्यूम Cv, आइडियल गैस है Cv इज इक्वल टू 3/2R, यानी कि 3R/2। Cp क्या होगा भैया, मेयर्स रिलेशन पढ़ा है हमने, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इसका मतलब Cp विल बी इक्वल टू R प्लस Cv। बोला ठीक है सर। R प्लस 3/2R। बोला ठीक है सर। एलसीएम सेम करना है भाई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, यहां पे कर दे, क्या बनेगा ये 2R प्लस 3R कितना होता है भाई, 5R/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज चार्ली। ठीक है भाई, आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, नहीं। वर्क डन पर यूनिट टाइम, नहीं, ये पावर होती है। चार्ज पर यूनिट एरिया, नहीं, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। ये फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जो आप पढ़ते हो ना इसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का बिल्कुल बुनियादी फॉर्मूला, E इज इक्वल टू F/Q। बोला ठीक है सर। कूलम्स लॉ फिट्स वेल इनटू न्यूटन्स थर्ड लॉ। कैसे सर, ये कैसे, ये हमें समझाए ना जरा, अब फंस गया। अभी देखो कैसे समझाते हैं आपको, देखो। अब मेरे बच्चे ये आपका है न्यूटन का थर्ड लॉ, पे तो बाद में आएंगे, पहले कूलम का लॉ समझते हैं। हम ये कहते हैं भाई, मान लो हमारे पास यहां पे एक कोई चार्ज है। बोला ठीक है सर, ये एक चार्ज है, इसको कह दिया आपने Q1। बोला ठीक है सर। यहां एक कोई चार्ज है, इसको आपने कह दिया मेरा बेटा क्या, Q2। अभी आपके पास क्या है, Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा। बोला ठीक है सर। इसको आप कहोगे F12। इसके जवाब में Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा, जिसको आप कहोगे F21। फोर्स अप्लाइड बाय 1/2 एंड फोर्स अप्लाइड बाय 2/1, यही होगा। बोला सर बिल्कुल यही होगा, F12 एंड F21। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास F12 और F21 अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखे जाते। ये वाला रिजल्ट हमने कहां से ड्राइव किया था, एक्शन रिएक्शन पेयर से। हम ये कहते थे कि कूलम की जो फोर्स है वो कैसी है, म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। अगर Q1 Q2 को अपनी तरफ घसीटता है तो Q2 Q1 को अपने पास घसीटेगा। अगर Q1 Q2 को अपने पास से दूर भगाता है तो Q2 Q1 को अपने पास से दूर भगाएगा। तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ये न्यूटन का तीसरा कानून है, म्यूचुअल फोर्स है। बोला ठीक है सर। 115 वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point while keeping the charge in electrostatic equilibrium is called। समझो इधर, ये मान लो एक सोर्स चार्ज है और ये भाई इसके सराउंडिंग में एक बड़ी सी फील्ड है। बोला ठीक है सर।
अब यहां से आप उठा के इसको यहां पर लाए, ये मान लो ए पॉइंट है और ये मान लो आपके पास क्या है, बी पॉइंट है। आप ए से कहां ला रहे हो, बी पे ला रहे हो। तो मेरा बेटा आपको जितना भी काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, ए से जब आप बी पे ला रहे हो आपको जितना काम करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। भाई ये जो वर्क डन करना पड़ेगा ए से बी तक लाने में पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्होंने ये वाला पॉइंट क्यों लिखा, ये जिसने सवाल बनाया है बड़ा अच्छा सवाल बनाया है, ये क्यों लिखा हुआ है कि कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, वो इसलिए लिखा हुआ है कि आपको ये पता चल जाए कि हम चार्ज को एक्सेलरेटेड मैनर में लेके नहीं आ रहे, यानी कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रहा, वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में खर्च हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब आप एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन पढ़ते हो तो आप ये कहते हो कि भाई हम एक ऑब्जेक्ट को इतना हल्लू से उठा के ऊपर लेकर गए, इतना आहिस्ता से उठा के लेकर गए कि नॉन एक्सेलरेटेड मैनर में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, यानी कि वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब आपकी फोर्स दो काम कर रही है, एक तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड काम कर रही है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा मेरे बच्चे दूसरा काम ये कर रहा है कि वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है। जब वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की वजह से आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो दो काम कर रही है, एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है और दूसरा अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहा है जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो फिर वहां पे आप ये नहीं कहोगे जो आपने जो वर्क डन किया है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी में भी जा रहा होता है। तो इन्होंने जब यहां पे ये जुमला कहा ना, व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये है कि जो आप इस पे काम कर रहे हो, दिस वर्क डन इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, या आप कहोगे ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में नहीं जा रहा, इसलिए था ये। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आगे कहते हैं इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डबल कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट, कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पावर डिसिपेटेड बिकम, अब पावर का V का और आपके पास जो R का रिलेशन है दैट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, आपने R को कांस्टेंट रखा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, V स्क्वायर। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करोगे तो जो पावर डिसिपेट हो रही है वो कितनी हो जाएगी भाई, 4 टाइम्स हो जाएगी। अब कोई बोले सर इसमें P इज इक्वल टू VI क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि सवाल में कहीं ये नहीं कहा कि करंट कांस्टेंट है। I स्क्वायर R क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि फिर उसमें V चला जाता। तो जो आपको सवाल के गिवन वेरिएबल्स हैं हमने उसी के अंदर हमेशा इसको डिफाइन करना है। ठीक है, आगे व्हेन द एरिया वेक्टर A इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई अगर वेक्टर एरिया यानी कि डेल्टा A या यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप u कैप पैरेलल है, यानी कि थीटा आपके पास क्या है, 0 डिग्री है, तो कहता है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, बी डेल्टा ए कॉस थीटा। आपने लिखा बी डेल्टा ए, आगे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री। इन्होंने कॉस 0 डिग्री भी सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब अगर आप देखोगे तो आपके पूरे पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आए। जो मैंने शुरू में डिफिकल्टी लेवल की सीक्वेंस बताई थी उसके लिहाज से आप देखोगे तो आपका पेपर डिफिकल्टी में दूसरे नंबर पे आता है सिंध के बाद, तीसरे नंबर पे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आएगा और चौथे नंबर पे UHS का आएगा। ये अभी वो रिजल्ट है जो कि बलूचिस्तान का देखे बगैर है, हो सकता है बलूचिस्तान टॉप पे चला जाए, ठीक, क्योंकि मैंने अब तक वो पेपर देखा ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं वो पेपर। तो आसान आसान क्वेश्चन आए हुए सारे आपके पास मेरे बच्चे, 1 2 3 और 4 और 5 6 7 और जनाब 7 7 7 और इसको ले लेते हैं चलो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, क्योंकि आपको इसके अंदर 8 ज़बरदस्ती मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 8 ये तो खैर नहीं जाएगा, ये 9 और 10 और 10 और 11, टोटल आपके पास जो 36 क्वेश्चंस थे, 36 में से आपके पास 11 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन थे, बाकी ज्यादातर आपके पास रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन थे। यानी कि तकरीबन आप कह सकते हो 31% ऑफ द क्वेश्चंस वर स्लाइटली एप्लीकेशन बेस्ड और थोड़े से मुश्किल थे। लेकिन अगेन इसके अंदर आपके लिए जो लर्निंग टेक अवेज हैं वो ये हैं जो आपको लोग बहुत सारे ये कहते हैं ना
कि एमडी कैट के पेपर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पूछे जाते, और हम डे 1 से ये बता रहे हैं, जो कोर्स अपलोड किया हुआ है उसमें भी आप देखोगे और जो बैच में पढ़ा रहे होते हैं उसके अंदर भी यही बात बताते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपने प्रिपरेशन लाजमी करनी है, क्योंकि कभी भी आपके पास जो पेपर है वो डिफिकल्ट आ सकता है। तो इस साल का जो सिंध का पेपर था वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुश्किल आया है। तो मेरे बच्चे ये हमारा केबीके का पेपर था। उम्मीद है आपने अपनी आंसर की मैच कर ली होगी और आपका रिजल्ट सही आया